गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइव में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लेसन नंबर फर्स्ट, दैट इज़ द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप में। दिस इज़ द 8th video related to this chapter, and in this video we will discuss the formation of the Frankfurt Parliament in European countries. Liberal movements by middle class peoples of 1848 in German, यानी 1848 के आसपास इन द एरिया ऑफ द जर्मन बाय द मिडिल क्लास पीपल एक आंदोलन की शुरुआत की जाती है। और जिस आंदोलन की शुरुआत की जाती है उसे लिबरल आंदोलन का नाम दिया जाता है या उदारवादी आंदोलन का नाम दिया जाता है। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इन दिस, in German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen, prosperous artisans can come together in the cities in Frankfurt and decided to vote for on all German National Assembly। यानी जर्मन जो एरियाज थे उनके अंदर जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थे उनके मेंबर, उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन्स और कुछ समाज के प्रॉस्पर जो आर्टिस्ट थे वो लोग इकट्ठे होते हैं फ्रैंकफर्ट में और ये डिसाइड करते हैं कि नाउ दे गिव देयर वोट टू द जर्मन नेशनल असेंबली। अब ये देखिए, ये वो एरिया था सेंट पॉल चर्च की अगर बात करें या फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात करें तो यही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की मीटिंग होती है और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, एक नए दौर की, एक नए आंदोलन की। ऑन 18th of May 1848, 831 elected representatives marched in the festive processions to take their places in Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul। यानी 18 मई 1848 को लगभग 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च करते हैं, मूव करते हैं टुवार्ड द फ्रैंकफर्ट एंड टुवार्ड द सेंट पॉल चर्च। यानी यहाँ जाते हैं मीटिंग के लिए। अब क्या क्या इस मीटिंग में होता है उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। द ड्राफ्टेड एंड कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर जर्मन नेशंस टू बी हेडेड बाय द मोनार्ची सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। यानी इस असेंबली का पूरा जो काम था वो था कि जर्मन एम्पायर के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना, एक संविधान बनाना जिसका अध्यक्ष, जिसका जो हेड होगा वो राजशाही को ही रखा जाएगा। व्हेन द डेप्यूटीज ऑफर्स द क्राउन्स ऑन दीज टर्म्स ऑफ फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, किंग ऑफ पर्सिया, ही रिजेक्टेड इट एंड ज्वाइन अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। यानी इस मीटिंग के दौरान ही क्या किया गया, जब किंग ऑफ पर्सिया को ऑफ़र किया गया फ्रेडरिक विलियम के द्वारा, तो उन्होंने डायरेक्टली इस चीज़ को मना कर दिया और मना करके जो अपोजिशन था उसके साथ वो जाकर मिल जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपोज करते हैं इस बात को कि जो असेंबली जो हुई है यहाँ पे हेल्ड हुई है या असेंबली जो हेल्ड की गई है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके वो अगेंस्ट हैं, उनके वो फेवर में नहीं है। वाइल द अपोजिशंस ऑफ अरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्गर, द सोशल बेसिस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोडिड्स, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पार्लियामेंट्री वर इग्नोर्ड एंड ओवरलुक्ड। इट मीन्स कि अरिस्टोक्रेसी की बात करें या मिलिट्री की बात करें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और शायद यही रीज़न रहा कि उन्होंने जो सोशल बेस के ऊपर जो पार्लियामेंट की बात की गई थी उसको इग्नोर किया गया, या जिन प्रिंसिपल्स या जिन रूल्स की बात की गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शायद उन सब चीज़ों को पार्लियामेंट के अंदर इग्नोर किया गया। द पार्लियामेंट वॉज डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास पीपल्स हु रिस्ट्रिक्ट द डिमांड्स ऑफ द वीकर्स एंड आर्टिशन। इट मीन्स कि पार्लियामेंट के अंदर वो लोग काफ़ी डोमिनेट थे जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और उनके द्वारा जो डिमांड रखी गई वो डिमांड्स कहीं ना कहीं बिलोंग करती थी वर्कर से,
कहीं ना कहीं जो आर्टिस्ट थी उन लोगों से। एज द रिजल्ट दे लॉस्ट देयर सपोर्ट, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के सेंट पॉल चर्च की मीटिंग में, और जो रिजल्ट निकलना था शायद वो रिजल्ट नहीं निकलता। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स टू डिस्बैंड। इट मीन्स लास्ट में विवाद इतना हो जाता है कि ट्रूप्स को बुलाना पड़ता है, आर्मी को बुलाना पड़ता है और असेंबली को डिस्बैंड कर दिया जाता है, ब्रेकअप कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। कंट्रोवर्सी इश्यूज विद इन द लिबरल मूवमेंट्स, यानी जो ये उदारवादी आंदोलन की जो शुरुआत की गई उसके मेन डिस्प्यूट्स क्या थे, क्या कंट्रोवर्सीज थी। स्पेशली बात करें हम फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, द रोल ऑफ द वीमेंस इन द लिबरल मूवमेंट्स इन जर्मन, द इश्यूज ऑफ extending political rights to women was a controversial issues within the liberal movement। यानी उदारवाद का जो आंदोलन था उससे महिलाओं की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, उनके राइट्स की बात करें, उनको लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी होती है और जो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू बनकर सामने आता है लिबरल मूवमेंट में। इन दिस मूवमेंट लार्ज नंबर ऑफ वीमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड ओवर द ईयर्स, यानी इस आंदोलन के अंदर जो महिलाएं बहुत टाइम से इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही थी और करेंगी, उनके लिए कहीं ना कहीं बात की गई थी। वुमेन्स हैड फॉर्म्ड देयर ओवन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोस्ट्रेशंस। इट मीन्स कि महिलाओं ने क्या किया इस आंदोलन के अंदर, अपने कुछ उन्होंने एसोसिएशंस बना लिए, कुछ उन्होंने खुद अपने जो न्यूज़पेपर थे उनको निकालना शुरू किया, उनमें अपनी बातों की बात की, उन्होंने अपने राइट्स की बात की न्यूज़पेपर के अंदर, और कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिकल मीटिंग्स भी करना शुरू किया अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने प्रत्यक्षवादी होने के लिए, या कहीं ना कहीं अपने आप को एक उम्मीदवार के रूप में उन्होंने अपने आप को आगे किया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ असेंबली। यानी इसके साथ साथ देखिए एक चीज़ और सामने आई, दैट इज़ इक्वल राइट्स फॉर मेल एंड फीमेल। इट मीन्स कहीं ना कहीं डिनाई किया गया, कहीं ना कहीं इस बात को मना किया गया कि सब लोगों को एक जैसे राइट नहीं दिए जा सकते। असेंबली में ये बात उठी और वहीं से कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द सेंट ऑफ चर्च या सेंट पॉल चर्च, विमेन्स वर एडमिटेड ओनली एज एन ऑब्जर्व टू स्टैंड इन विजिटर गैलरी। यानी जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होती है सेंट पॉल चर्च के अंदर, तो इसमें सिर्फ महिलाओं को एक विजिटर के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में या एक ऑब्जर्वर के रूप में, एक दर्शनाभाशाली के रूप में ही उसे रखा जाता है कि सिर्फ वो विजिट कर सकती हैं, वो देख सकती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी पार्लियामेंट की प्रोसेसिंग में। तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, लेसन्स दैट वर रियलाइज्ड बाय मर्चेंट आफ्टर suppressing the liberal movements in Germany in 1848, steps taken by the monarchs after suppressing liberal movements in 1848। यानी 1848 का उदारवादी आंदोलन जब सप्रेस कर दिया गया तो और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए। कंजर्वेटिव फोर्सेस सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848 बट कंजर्वेटिव्स फेल्स टू रिस्टोर द ऑर्डर। यानी जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने उदारवादी आंदोलन को तो दबा दिया, बट देखिए वो पूरे तरीके से फेल रहे इस बात में कि जो ओल्ड उनका जो सिस्टम था, ओल्ड जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ओल्ड जो सोशल सिस्टम था, उसको वो रिस्टोर नहीं कर पाए। इट मीन्स उन सब चीज़ों को वो बहाल नहीं कर पाए। नाउ मर्चेंट्स रियलाइज दैट द साइकिल ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द repressions could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries। यानी अब जो मर्चेंट थे उन लोगों ने भी ये रियलाइज़ किया, जो व्यापारी लोग थे उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि जो रेवोल्यूशन है उसका साइकिल जो है वो आता रहेगा, बार बार ऐसी क्रांतियाँ होती रहेंगी। कब तक? जब तक जो क्रांतिकारी हैं उनको एक तरीके की छूट ना दी जाए या उन चीज़ों
की जो डिमांड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उन लोगों तक ना दे दी जाए। After 1848, the autocratic monarchy of the Central and the Eastern Europe begins to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। यानी 1848 के बाद में अरिस्टोक्रेटिक जो मोनार्की थी, यानी निरंकुश जो राजशाही थी, उन्होंने सेंट्रल और ईस्टर्न जो यूरोप था वहाँ पे रिफॉर्म्स करने, सुधार करने, चेंजेस करने शुरू कर दिए जो कि 1815 से पहले थे। इट मीन्स नेपोलियन कोड से पहले की अगर बात करें या नेपोलियन कोड के बाद में जो चेंजेस हुए उनकी कुछ बात की गई, कुछ उससे पहले की बात की गई। इट मीन्स कुल मिलाकर लिबरल राइट्स की बात की गई, उदारवादी नीतियों की बात की गई, सॉफ्टनेस की बात की गई और लोगों के वेलफेयर की बात की गई। द सफर्डम्स एंड बैंडिट्स लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। इट मीन्स कि जो भी हार्ड रूल्स थे उनको अबॉलिश किया गया, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से थे, चाहे वो लेबर सेक्टर से थे, और कहीं ना कहीं हैब्सबर्ग और रशियन दोनों ही एम्पायर के अंदर इन सब रूल्स को अबॉलिश किया गया, ख़त्म किया गया। द हैब्सबर्ग रूलर्स गारंटीड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। यानी अगर बात की जाए हैब्सबर्ग एम्पायर की तो वहाँ के रूलर्स ने वहाँ के लोगों को या अपने एरिया के अंदर जो भी लोग थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी देने की बात की, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम देने की बात की, ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी देने की बात की, और ऐसा सब कुछ चलता रहा 1867 तक। तो आज एक बहुत ही छोटी सी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट और उसके कुछ लिबरल मूवमेंट्स के बारे में, लिबरल मूवमेंट्स के क्या इश्यूज़ थे उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो हमेशा एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर या 6 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। हमेशा 2 ही क्वेश्चन हैं जो जनरली यूनिफिकेशन के हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, इटली का जो यूनिफिकेशन है वो भी, यानी जर्मनी और इटली दोनों में से हर बार एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें, मेरे यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।